कार्यक्रम शुरू करने से पहले बता दूं, आज के कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैंने मीनाक्षी पाल जी के सवाल का उत्तर दिया है। तो मीनाक्षी जी, कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक कुंडली लूंगा अलग से और देखते हैं वो पहली कुंडली किसकी होती है, जिसके सवाल का उत्तर आप लोग लिखना मत भूलिए। अपना सवाल प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के अंतिम में मैं एक कुंडली अलग से चुन करके उनके सिर्फ सवालों का उत्तर यूं ही बता दूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं, अर्थ भी बताने वाला हूं। एक बात बड़ी अद्भुत है, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी जस्ट कार्यक्रम बनाने से पहले मेरी बात एक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से किसी जातिका से हुई, जो एक विवाह में पहले रहती है, 10 साल तक 20 साल तक उसकी शादी चलती है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर वो दूसरे विवाह में जाती हैं, 40 साल की अवस्था में दूसरा विवाह होता है। सामने वाले व्यक्ति का भी जो है वो विवाह टूटा हुआ रहता है, दोनों विवाह में फिर से बंधते हैं, दोनों की दूसरी शादी होती है। पहले जो है वो जातिका के पास 2 बच्चे थे, वो फिर से एक हो जाते हैं, घर अच्छा चल जाता है। इसी बीच में माता की एंट्री होती है और जब पति जो है वो दूसरे के बच्चे को अपना लेता है, प्रेम करने लगता है, तो माता जो है वो ये कहती है कि ये किसी दूसरे का जना है, तो तू इसे कैसे प्रेम कर सकता है, और किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ करके उनका दाम्पत्य खराब करने पे तुली है। इन लोगों से दूर रहना होगा, ऐसे लोगों से, और ऐसे जो लोग काम करते हों। और खास करके मैं जब मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं, मैं जब उनकी कुंडलियां देखता हूं, तो कोशिश ये करता हूं कि पति और पत्नी दोनों मेरे सामने सामने यूं हो, मतलब कॉन्फ्रेंस में हो, या फिर मैं उन दोनों से बात करना चाहता हूं। पर कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब पत्नियां जो होती हैं वो छुप करके किसी ज्योतिषी के संपर्क में जाती हैं या फिर ज्योतिषी से सलाह लेना चाहती हैं। एक बात बताता हूं, ज्योतिष जैसा विषय कभी भी किसी को सशंकित नहीं करता है, और ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने भेजे में उतार लेने की आवश्यकता है कि ये किसी को भी भटकाने का विषय नहीं है। ये सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए और आपके लाभ के लिए ही इसकी संरचना और इसकी स्थिति बनाई गई थी। ये किसी को भी, जैसे मुझे लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे से ये काम नहीं करा पाऊंगी, पूजा पाठ। अभी 1999 के किसी लड़के से मेरी बात हो रही थी, उसको हनुमान चालीसा नहीं याद है। तो ये स्थिति भी है हमारे समाज की। इन लोगों को दरअसल अपने आप को समझना होगा कि एक अच्छे घर बसे हुए को आप के ही जो ऐसे तर्क हैं जो उसे तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, या फिर वो चीजें टूट रही हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। कम से कम हमें इस बात को समझना होगा। ऐसे जो भी लोग हैं, कम से कम उन तक ये कार्यक्रम जरूर पहुंचाइए, और ये जरूर ये बात समझने की है। अगर वो 40 साल की अवस्था में बच्चा स्त्री जो है वो जाति का दूसरे विवाह को संभालने के लिए अपना पूरा कसर जो है वो लगा रही है, पूरा दम लगा रही है, और वापस फोन करके किसी अनजाने ज्योतिषी से फोन करके रो रही है कि मेरी स्थिति ऐसी है, तो मन सच में बेहबल हो जाता है। और बड़ा दुख होता है कि ऐसे भी स्त्रियां हमारे समाज में है जिनको कि क्या कहा जाए, अब मैं क्या कहूं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी की भी माता हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माताओं का स्वभाव पास लाने का होता है, माताओं का स्वभाव परिवार को बांधने का होता है, माताओं का स्वभाव परिवार को एकजुट रखने का होता है, वो लक्ष्मी होती है। आपके किसी भी तर्क से पति और पत्नी के बीच में कभी भी मतभेद हो, तो ये बिल्कुल ही बहुत जघन्य पाप है, जघन्य पाप है। इसका मतलब कोई आप उसका कितना भी बड़ा प्रायश्चित कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये मैं जो कुंडली आपके सामने लेकर के आया हूं, ये कुंडली नेपाल से आई है, विराटनगर नेपाल, और नाम है इनका सुजन अधिकारी। श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आपको। उत्तरायण में आप जन्मे हैं, 1990 के हैं। सवालों की झड़ी लंबी है, पर मैं आपके सवाल कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, और क्योंकि मैं अगर स्वतः ही सब चीज बता दूंगा तो आपको स्वतः ही सारी चीजें मिल जाएंगी।
उत्तरायण में जन्म हुआ है, पौष माह में जन्मे हैं। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही द्रुतगामी होता है, मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला होता है, एक पैर पे चलने वाला होता है, झुक करके चलने वाला होता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा ही और व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। साथ ही साथ उसके जीवन में समस्याएं आती नहीं है, पर वो कई बार बहुत ज्यादा उसे मान लेता है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर रही तो शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव हमेशा ही धीरे धीरे किसी के ऊपर जमता है। मतलब बातचीत का प्रभाव, वाणी का प्रभाव, अपने व्यवहार का प्रभाव व्यक्ति जो है वो सामने वाले पे धीरे धीरे रख पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि आप थोड़े देर से आगे बढ़ें या फिर किसी दूसरे के ऊपर जो अपनी छाप होती है वो देर से छोड़ पाए, ऐसा संभव है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा यहाँ पे व्यक्ति को पूर्णेंदु बना देंगे। तो जातक सुंदर हो, सुशील हो, बुद्धिमान हो, यशस्वी हो, धार्मिक हो, गुप्त विद्याओं का जानकार हो और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला भी हो जाता है। बुधवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान, यशस्वी, कुल का दीपक और पिता के लिए भाग्यशाली होता है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का प्रभाव जैसे ही उसके पिता के जीवन में आता है, जैसे ही उसका जन्म होता है, पिता को भाग्य का लाभ मिलता है। चाहे उसके परिणाम आ जाए, चाहे उसकी नौकरी लग जाए, चाहे उसका भाग्य उदय हो जाए, या व्यक्ति जो है वो अपने पिता के लिए बड़ा जो है वो भाग्यशाली साबित होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे होने के कारण, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक बात और बताता हूं, कार्यक्रम प्रत्येक दिन का, दोनों टाइम का देखा करिए। कम से कम कुछ अच्छी ही चीजें देख रहे हैं आप लोग, बुरी चीजें तो मैं देता नहीं हूं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव गुरुवत है, गंभीर भी है, पर हाँ वो एक बात तो है कि उसके पास अपना काम हो सकता है, उसके पास प्रभाव अपना जो है वो थोड़ा कमजोर जरूर है, पर हाँ निस्संदेह उसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन में अध्यात्म है, ये सारी चीजें उसके पास रहती हैं। वैधृति योग, भवकरण, शूद्रवर्ण और देवगण। यहाँ पे मैं रोक करके आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग भी आपके परिवेश में ऐसे हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, उनसे जरा एक बात कहना कि ज्योतिष पे और ज्योतिष शास्त्र पे एक दो नहीं कितने मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर दम है तो ये जितने भी ज्योतिष के शब्द हैं वो किसने बनाए थे, और इस पे भरोसा ना करने का आप एक समुचित कारण उपस्थित करके सामने से दे दो। हाँ, निसंदेह इसको उपस्थित करने वाले या मध्यकाल में हो सकता है या अभी में भी व्यवसायिक दृष्टिकोण जरूर रखा जा रहा है, क्योंकि धन की स्थिति को लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ज्योतिष जैसे प्रबुद्ध और शुद्ध विषय पे किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह अंकित करें। ये बात बहुत आसानी से समझने वाली है। दूसरी बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि मैं प्रायः जो है वो लोगों से बात करता हूं व्हाट्सएप पे, फोन पे या कभी भी, तो ये बात भी सामने से सुनने में आती है, बहुत जगह दिखाया कुछ नहीं हुआ, बहुत जगह बात करी कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही चलता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। निस्संदेह मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि प्रत्येक जगह दुकान में, प्रत्येक जो बाजार में कई तरह की दुकानें होती हैं। कुछ दुकान है, कुछ जो है वो व्यवसाय है, कुछ उसको पूजा की तरह करते हैं और कुछ उसको अपना धर्म मानते हैं। अब ये व्यक्ति विशिष्ट के ऊपर निर्भर करती है बात कि वो किसी भी चीज को कैसे देख रहा होता है और उसके दृष्टिकोण में उसकी दुकान, उसका व्यवसाय, उसका प्रभाव, उसकी विद्या, उसका धर्म, उसका ज्ञान उसको कैसे देखता है कि नहीं बात? ये बात है। अब यहां पे मैं इनकी कुंडली में सबसे पहले पंचांग बता दूं, तो पंचांग तो बता दिया, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का जन्म व्यक्ति को, हाँ लेकिन इसकी एक कमजोरी होती है, संतान उत्पत्ति में कई बार बाधाएं आती हैं और व्यक्ति जो होता है वो कई बार ऐसा हो जाए कि चूंकि सामने अब कृष्ण पक्ष आने वाला होता है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या भी कई बार जीवन में अर्थतंत्र को लेकर के होती है। अब मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये तुला लग्न की कुंडली, मूलतया मैंने कल ही वृषभ लग्न की कुंडली में क्या बताई थी कि अगर वृषभ लग्न वाले 10 रुपए खर्च करेंगे तो सामने वाले से 100 रुपए निकालना चाहेंगे, लेकिन तुला लग्न वाले 1 रुपए भी खर्च ना करें या बहुत मिस करके जो है वो एकदम प्रबुद्ध जो है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंजूस होते हैं और 1 रुपया भी न लगा करके 100 रुपए कमाना चाहते हैं।
ऐसी प्रवृत्ति होती है। वो धन देने में बहुत ही ज्यादा संकुचित या फिर संकोची होते हैं और बहुत ही ज्यादा व्यवसायी होते हैं। मतलब उनको लाभ बहुत ज्यादा दिखता है, हानि बहुत ज्यादा दिखती है। तुला लग्न की कुंडली, क्योंकि ये वस्तुतः व्यापारिक राशि है जो लग्न में बनी है और वस्तुतः ये चर प्रकृति की लग्न की स्थिति बनी है। चलायमान, जो व्यक्ति के दिमाग को चंचल करे, बुद्धि को चंचल करे, स्थिरता का अभाव रहता है। इस वजह से व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना होगा और चल अचल संपत्ति बनाने में व्यक्ति को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो यूं मिल जाएंगी, क्योंकि लग्न के अधिपति दिग्बली होकर के बैठे हैं, केतु राहु के प्रभाव में है। इस वजह से कई बार दिमाग अशांत रहता है। वो कभी भी ऐसा इस वजह से भी क्योंकि राहु की उच्च दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे जा रही है, जो व्यक्ति को सवालिया बनाती है। मैंने इसीलिए आपके जितने भी सवाल 1 साल से आपने लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ूंगा सच्ची बोल रहा हूं। तो ये इसलिए होता है, आप सवालिया हो, आप कंफ्यूजन में रहते हैं। उसके पीछे के मूल कारण को समझने की बात है कि आपकी कुंडली में ये राहु की दृष्टि यहां है, ये इसका प्रभाव है। राहु की दृष्टि यहां पे, ये भी आपके स्वास्थ्य को, माता के स्वास्थ्य को, आपके अपने इमोशन को, आपके अपने प्रभावों को, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बना दे, अतिरेक की स्थिति कर दे। या तो बहुत ज्यादा व्यक्ति तुरंत ही किसी से संबंध तोड़ लेता है, कोई उसके जीवन में घुसे तो बहुत ज्यादा घुस जाए, कोई उसके जीवन से निकले तो बिल्कुल निकल जाए। मतलब वो संतुलन नहीं बना पा रहा है, चाहे संबंधों को लेकर के हो, चाहे रिश्तेदारी को लेकर के हो, चाहे भाई बहनों के संबंधों को लेकर के हो, चाहे पिता के साथ हो। किसी भी तरीके से व्यक्ति को संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मतलब बराबर बराबर कहने का मतलब, राहु की ये दृष्टि यहां पे, ये अच्छी बात है, पर व्यक्ति को शत्रु और शत्रुओं से और विपरीत परिस्थिति से व्यक्ति को थोड़ी बहुत निकालने में यहां पे राहु का प्रभाव ठीक रहेगा। यहां शुक्र दिग्बली है और जन्म कुंडली में शुक्र लग्न के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं और अष्टम भाव से राहु का संबंध बने तो ये व्यक्ति को जहां सवालिया, वहीं पे व्यक्ति के जीवन में कई बार धन संपत्ति इकट्ठा करने में मशक्कत भी करवा देते हैं। वस्तुतः ये मकर के बैठे हैं तो थोड़ी ठीक है स्थिति, लेकिन गौर करिए मंगल स्वग्रही और गुरु जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी चंद्रमा के साथ दशम भाव के अधिपति के साथ। गुरु कौन है इस कुंडली के लिए? बहुत अच्छे नहीं होते, तृतीय और छठे भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाने में थोड़ी बहुत मशक्कत करवाएंगे, पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य करवा देते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा के साथ गुरु का बैठना, मतलब दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा, छठे भाव के अधिपति और त्रिक भाव के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं, इस कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते, मेहनत करवाने वाले बन जाते हैं, उसके अधिपति के साथ व्यक्ति के जीवन में और भाग्य में कई बार लाभ की स्थिति और अलाभ की स्थिति भी देखते बनती है। वैसे शुक्र की दशा व्यक्ति के लिए खराब नहीं जाएगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के लग्न में बनी है और शुक्र 9 डिग्री के हैं, इस वजह से वो अच्छे ही बनेंगे। दिग्बलत्व का प्रभाव उनका हमेशा रहेगा। व्यक्ति जो है वो सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान सा रहता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुक्र वक्री हो जा रहे हैं। ग्रह वक्री हो जाए, लग्नेश वक्री हो जाए, और वो ऐसे डिग्री पे जाकर के वक्री हुआ है जहां अपने आप को वो फ्लक्चुएशन में रख रहा है, मतलब वो निरंतर एक जैसा नहीं है। क्योंकि नवांश कुंडली में भी आप जब गौर करते हैं तो ये पूर्णतया उच्च के हैं, 12 में व्ययी बना रहे हैं, और दशमांश कुंडली में ये शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में गौर करिए, यहाँ पे भी गुरु जो है वो लग्न के अधिपति के मित्र होकर के छठे भाव में आकर के व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी समस्या भी डालने का काम कर रहे हैं। पर वस्तुतः नवांश के लिए ये शुक्र अच्छे बनेंगे मारक होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे उच्च के शनि है और इस पे चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि है, बुध जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो दाम्पत्य कभी भी व्यक्ति का खराब नहीं होता है। ये बात यहां तक। इस कुंडली में लग्न के अधिपति और अष्टम के अधिपति होकर के शुक्र का चतुर्थ में बैठना व्यक्ति को गुप्त चीजें, दिमाग ज्यादा लगाने वाला, और कई बार जिस चीज पे दिमाग लगाना हो उस चीज पे दिमाग ना लगाए। ये शुक्र के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का प्रभाव मैं बता रहा हूं। व्यक्ति दिमाग जहां लगाना हो वहां ना लगाए, जहां नहीं लगाना हो वहां ज्यादा दिमाग लगा दे। माता पिता, भाई बहन, कुटुंब जन, इन सब चीजों का सुख व्यक्ति को मिलता है, पर कई बार वो सिर्फ आपके फायदे के लिए ही या अपने फायदे के लिए ही वो कई बार इस्तेमाल करते आपको देखे जाते हैं। जैसे मंगल यहाँ स्वग्रही है तो वो है जरूर, पर यहाँ पे पापक ग्रह की राशि बनी है और यहाँ पे पापक ग्रह ही मूलतया बैठा है। द्वितीय भाव में पापक ग्रह का बैठना कई बार कमजोर और बहुत अच्छा नहीं होता, ये मारक होते हैं इस कुंडली के लिए।
और वस्तुतः उनकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली में संतान को कष्ट दे रही है। उसकी 8वीं दृष्टि आपके जन्म कुंडली में एक्सीडेंट वगैरह का योग, पर व्यक्ति के पास आयु भी रहे, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि जो है वो जन्म कुंडली में गौर से देखिए तो लग्न के अधिपति के साथ निकटस्थ होकर के, और शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में यहां, तो ये एक अच्छी बात है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो कई बार खुद का व्यापार करे, पढ़ने पढ़ाने का काम या पढ़ने पढ़ने की सामग्री, इन सब चीजों का व्यक्ति कारोबार कर सकता है। ये बात भी बनती है, पर वो बात बाद में बताऊंगा। तो यहां मैं शुक्र पे था, शुक्र की स्थिति अच्छी है, षडबल में सबसे ज्यादा बलवान होंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी वो बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, यहां भी त्रिकोण में बैठ रहे हैं, यहां भी केंद्र में है। तो केंद्र में शुभ ग्रह शुक्र का बैठना, बाकी के 3 घरों का खाली होना व्यक्ति के दिमाग को असंतुलन में या कई बार व्यक्ति के जेहन को एक जगह पवित्रता से, स्थिरता से न लगाने वाला बना रहा है। मतलब आपको कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है। उसके पीछे की दूसरी जो वजह बन रही है वो ये है कि चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस कारण से कि जब जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति के मन स्थिति को कई बार चंचल बना देते हैं। यह सर्वांगीण और सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में चंचलता का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। वस्तुतः व्यक्ति भाग्यशाली जरूर होता है। व्यक्ति की कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा, शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा है, उस कुंडली के लिए कुंभ लग्न अच्छा रहे, कुंभ राशि अच्छी रहे, मकर लग्न मकर राशि अच्छी रहे, मिथुन राशि अच्छी रहे, ये चीजें अच्छी बन रही हैं। धन भाव के अधिपति धन भाव में, ये एक अच्छी बात होगी, पर यहां पे क्रूर ग्रह का बैठना थोड़ा कमजोर करेगा, धन आने की समस्या जीवन में बनी रहती है, ये बात परफेक्ट है। वहीं अगर आप मंगल को यहां देखते हैं तो उच्च के हो रहे हैं, जो धनेश अगर उच्च के हो जाएं, पर वहां गुरु का नीच भंग भी वो कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके का तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अंतर ज्यादा है। मंगल 25 डिग्री के और गुरु 1 डिग्री के हैं। इस आधार पर वहां पे थोड़ी सी मशक्कत, पर यहां व्यक्ति के जीवन में एक बात और भी घटित होते देख रहा हूं कि व्यक्ति अपने काम पे फोकस करने वाला जरूर है। व्यक्ति का दिमाग हमेशा ही काम 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 काम, वो अन्य कई चीजें सोचता ही नहीं है, और उसके दिमाग में और भी कोई चीज चलती ही नहीं है। ऐसा ही है, हमेशा उसके जीवन में जो कर्म क्षेत्र है उसमें कैसे पारंगत हुआ जाए, उसमें कैसे काम करा जाए, ये चीज बहुत ज्यादा दिखती है। कहने का मतलब मेरा ये था। धन भाव के अधिपति होने के, पराक्रम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति होकर के गुरु का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक यशस्विता का गुण, व्यक्ति के जीवन में धर्म, बड़ों का आशीर्वाद, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में भी धर्म का लाभ मिलता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और कुटुंब का, भाइयों का सुख भी व्यक्ति को मिलता है, पर कई बार वो आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनकी 9वीं दृष्टि यहां पे जारी है, जो व्यक्ति को संतान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। लेकिन इस भाव पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि और इस भाव के अधिपति की दृष्टि इस भाव को पुनर्जीवित करने का अवश्य ही प्रयास करेगी। इस वजह से देर से ही सही, पर व्यक्ति जो है वो शुभ ग्रह की दशा में, शनि की दशा में, गुरु की दशा में, केतु की दशा में भाग्य का लाभ प्राप्त कर लेता है, या फिर उसके जीवन में धार्मिक और सर्वांगीण विकास देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता भाग्य को जरूर करनी होगी, क्योंकि छठे और त्रिक भाव के अधिपति गुरु का प्रभाव यहां है, पर वो उस चीज के कारक होते हैं, उस भाव के कारक होते हैं। चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ यहां पे थोड़ी सी प्रतियोगिता इसलिए भी बन रही है क्योंकि 10वें स्थान के अधिपति चंद्रमा और छठे स्थान के अधिपति, और व्यक्ति खुद का व्यवसाय इसलिए क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति के साथ गुरु का जो है वो या चंद्रमा का संयोग हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति खुद का व्यवसाय करता है, इनका कागज का काम है, ये काम ये करते हैं। ये बात इतनी सी समझ में आ गई होगी। एक बात और कहूंगा, यहां पे चतुर्थ स्थान के अधिपति और छठे स्थान के अधिपति, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, शनि और गुरु ने। इस वजह से व्यक्ति सरकार से जुड़ करके आराम से काम कर सकता है, सरकार का लाभ उसको मिल सकता है, सरकारी टेंडर लेने का काम, और जो भी आप नेपाली गवर्नमेंट में जो भी काम करना चाहते हैं किसी के साथ भी, और आपके लीगल प्रॉपर्टी पे कभी भी किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो आपका होकर के रहेगा। व्यक्ति किसी भी तरीके से कोर्ट केस में कभी भी हारने की नौबत में नहीं आएगा, हमेशा ही उसके शत्रु उससे पराजित होते रहेंगे, क्योंकि गुरु का संबंध चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ है, और उस पे बुध की दृष्टि है, जो अपनी चपलता के आधार पर, अपनी चंचलता के आधार पर, अपने पहचान, और चूंकि बुध इस कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं, 9वें और 12वें के अधिपति, और जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत जरूर दे रहे हैं।
हाँ, लेकिन वो परिणाम भी दे रहा है, क्योंकि छठे स्थान के अधिपति के साथ अगर बुध का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अपने बुद्धिमानी और अपनी चालाकी के बल पर जीवन में आने वाले प्रत्येक समस्या का अंत ढूंढ लेता है और खर्च करने में बहुत कंजूस। हाँ, ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चतुर्थ और पंचम शनि इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। अगर शनि की दशा चले तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति को नीलम वगैरह भी फायदा कर सकता है। और वैसे इस वजह से भी, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शनि जो है वो उच्चके हो रहे हैं, दशमांश कुंडली में भी शनि जो है वो 6 केंद्र में आ रहे हैं, दशम स्थान के अधिपति होकर के। चंद्रमा यहां बैठ रहे हैं, चंद्रमा यहां बैठ रहे हैं त्रिकोण में, यहां केंद्र में, यहां केंद्र में। इस वजह से व्यक्ति का मन एक जगह पे टिक करके ना रहे, तो उसके पीछे का एक वजह या एक कारण तो मैंने ये चंद्रमा बुध वाली बात बताई। और दूसरा कि ये चंद्रमा जो है वो, गौर करिए, आगे केतु से प्रभावित हो रहे हैं, खुद को प्रभावित कर रहे हैं, और इस पे मंगल की भी दृष्टि जा रही है। उस चंद्रमा के ऊपर गौर करिए कितने सारे ग्रहों का प्रभाव है, आपके मन के ऊपर कितने सारे ग्रहों का प्रभाव। तो धर्म का प्रभाव, आलस्य का प्रभाव शनि, सूर्य का प्रभाव व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, बुध का प्रभाव व्यक्ति का वैश्य वर्ण का हो जाना या वैश्विक मतलब एक तरीके से व्यवसायिक नेचर दे देता है, और मंगल की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में उग्रता ला देती है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अगर चंद्रमा झेलेगा तो निसंदेह व्यक्ति को विक्षिप्त या विक्षिप्तता के कगार पे लेके जाए या व्यक्ति को मानसिक रोगी बना दे, ये पक्की बात है। पर याद करिए, मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर किसी भी तरीके से चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो वो दो स्थितियां पैदा करता है। एक, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, और दूसरा, वो व्यक्ति को किसी भी तरीके से अपने वापस उसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। ये सूत्र जो मैंने बताया है, अब मुझे याद तो नहीं है कि कब बताया था, पर मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था, जहां मैंने चंद्रमा को बिल्कुल ही नीचस्थ बैठाया था सप्तम भाव में, 8 नंबर की राशि में, उस पे गुरु की, राहु की, सबकी दृष्टि बना करके उस चीज को दिखाने का प्रयास किया था। आप लोग वो कार्यक्रम देख सकते हैं। चतुर्थ और पंचम भाव खराब नहीं है। इस कुंडली में पंचमेश त्रिक भाव में जाना और 12वें भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति के एजुकेशन को बाधित करे, बुद्धि को कई बार भ्रमित करे, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करे, व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी पे भरोसा कर ले, और व्यवसाय को लेकर के हमेशा ही सशंकित रहता है। मेरा यश, मेरा सम्मान, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जो भोग है, मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, इन सभी लोगों को लेकर के व्यक्ति जो है वो हमेशा ही एक डर के माहौल में अपने दिमाग को रखता है। इस चीज से मुक्त होने का प्रयास अगर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। एक बात बताता हूं, अभी मैंने जो है वो वीडियो को कट किया था, और कट करने के पीछे का कारण ये था कि निखिल जी मुझे बोल रहे थे कि भूल से भी इस व्यक्ति का सवाल नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले कि ये व्यक्ति जो है अगर सवाल नहीं पढ़ेंगे तो ये जीवन भर कहता रहेगा कि मेरे सवाल आपने नहीं पढ़े थे। अब मुझे रोक करके इनके सवाल सबसे पहले पढ़ने होंगे। इन्होंने लिखा है, मेरा काम पेपर का है, अभी कोरोना से मैं व्यापार ठीक नहीं है, कर्ज बढ़ा हुआ है, क्या करूं इसके लिए? एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा में गुरु चल रहे हैं 2020 के अप्रैल से। ये वैश्विक महामारी के कारण जहां पे कई सारे लोग जब प्रभावित हों तो इसमें आपकी कुंडली अकेले काम नहीं करेगी, और वस्तुतः ये वैश्विक है। दूसरे नंबर, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, दूसरे नंबर पे गुरु को समझिए, आपकी कुंडली में गुरु शत्रुवत होकर के बैठे हैं, पर गौर करिए इन दोनों का परिवर्तन भी है। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आपका कारोबार चला नहीं है, हाँ वो मंद हुआ है। आपकी समस्या ये है कि आप कभी भी भर नहीं पाते। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, वो भर नहीं पाता क्योंकि धन भाव में पापक ग्रह की राशि है, उस पे अन्य किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। धन के कारक जन्म कुंडली में इस लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इस तुला लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, मतलब उनको अच्छा भाव भी नहीं मिला है और वो अच्छे बैठे भी नहीं है। बैठे हैं भाव से तो 25% का परिणाम तो दे रहे हैं, लेकिन परिवर्तन राजयोग बना है तो किससे? भाग्य भाव के अधिपति ने किसके साथ परिवर्तन किया है? त्रिक भाव के अधिपति के साथ। इस वजह से जातक को लगता है कि मैंने मेहनत खूब करी है या मेरे मेहनत का परिणाम नहीं मिला है। ये जो देखो, एक बात बताता हूं, ज्योतिष में कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर चीज के समाधान के पीछे भागो ना। आपको कुंडली के स्थिति को भी समझ लेने से आपकी समस्या का हल यूं निकल जाता है। मतलब ये ग्रह ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो जातक के मन स्थिति को ऐसा कर रहे हैं।
इसका मतलब यह होता है कि हमें यह समझना होगा कि वस्तुतः शनि और गुरु दोनों एक दूसरे से सप्त सप्तम में बैठे थे और तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक होते हैं, वो अपने अंतिम दशा में जा रहे हैं। दूसरी बात है कि वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे होंगे और दूसरे मिथुन राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव, ये एक सामान्य सी बात है। वस्तुतः इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा वो प्रभावकारी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत लेंगे, आपके आत्मबल को कमजोर करेंगे, आपके भाग्य को भी कई बार वो बाधित करने का काम करेंगे और आपके यश को देर से देने का काम करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है भाई साहब कि हो सकता है कि आपके जो परिणाम जो नहीं मिल रहे हैं वो इस दशा के एंड में या इस दशा में, अभी तो ये दशा जो है वो 22 के 10वें महीने तक अभी मिलना शुरू भी हो, या फिर अगर मैं एक सीधे तरीके से बात कहूं तो इस दशा का परिणाम हो सकता है कि बुध की दशा में मिल जाए। मैं एकदम गारंटी से ये बात कर सकता हूं कि आपके मन स्थिति को ही बदलने की आवश्यकता है। ये पहली बात है। कर्ज भाव के अधिपति ऋण और ऋण से मुक्त, इन दोनों भावों के अधिपति ने एक दूसरे को देखा है, यह हमेशा चलता रहे, लेकिन व्यक्ति कभी भी ऋण से युक्त रहे या ऋण बंधन में ना रहे ऐसा नहीं हो सकता। वो ऋण में है तो एक बात और भी कहूंगा कि चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बैठे हैं, छठे भाव के अधिपति के साथ उनका संबंध जा रहा है, उस पे बुध का प्रभाव है, लग्नेश जो है वो दिग्बली है, शनि का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, आप ऋण से मुक्त भी हो जाएंगे, जीवन में ऋण में नहीं रहेंगे आप। ये बात भी सच्ची है और बिल्कुल अच्छी है और बिल्कुल सत्य सिद्ध होती। अगला सवाल, मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं, लेकिन धन आता है टिकता नहीं। मैंने बात कही थी ना, यही होता है। क्या बात कही थी कि व्यक्ति के पास धन को सही तरीके से समायोजित करने का वो प्रभाव नहीं है, या फिर उसके पास उस चीज की कमी है, या फिर वो व्यक्ति स्वयं सोचता रहता है मुझे मिलता नहीं है। ये मन के असंतोष होने का कारण है, या असंतोषी होने की प्रवृत्ति है। ये इस पे काम करने के लिए आपको अपने सूर्य को बलवान बनाना होगा और गणेश जी की आराधना करनी होगी। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली सब कुछ बोल देती है। ये व्यक्ति तुला लग्न का है, इसको आप कुछ भी दे देंगे। तुला लग्न के लोग व्यापारिक होते हैं और व्यापारी कभी भी शांत नहीं होता। अब कभी भी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य कभी पूरा नहीं होते, वो भागता ही रहता है। प्रवृत्ति को समझना होगा। हर सवाल का उत्तर हाँ ही में नहीं दिया जाना चाहिए, उसको समझाने की और समझने की भी आवश्यकता होती है। मार्केटिंग जब मैं करूंगा तो किस डायरेक्शन में करूं? आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति धन भाव में, और इस कुंडली के लिए दक्षिण दिशा, यानी कि आपकी कुंडली में दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, ये दो दिशाएं आपके लिए अच्छी बनेंगी। दोनों ही दिशाओं में आप जा सकते हैं। वस्तुतः कुंभ लग्न, मकर लग्न, कुंभ राशि, मकर राशि, धन मिथुन राशि और सिंह राशि, ये आपके लिए अच्छी राशियां साबित हो सकती हैं। आगे पढ़ता हूं। मेरे बाबूजी से मेरी बनती नहीं है, उनसे संबंध अच्छा करने के लिए क्या करूं? उनसे संबंध अच्छा करने के लिए बस आप इतना कर लो कि वो बूढ़ा हो रहा है और आप जवान हो रहे हैं और उसके कंधे को आपके सहारे की आवश्यकता है। ये समझ विकसित कर लीजिए। इससे बढ़िया उत्तर कोई ज्योतिषी नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ ज्योतिष में ग्रह ही नहीं होते, आपकी वर्तमान परिस्थिति और आपके विचारधारा को भी पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप हर एक चीज को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं और पिता से भी लाभ नहीं लिया जाता। तुला लग्न, चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि, गुरु का शत्रुवत होना और केंद्र में राहु केतु का बैठना, दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में कई सारे ग्रहों के प्रभाव से पिता का प्रभाव कमजोर और सूर्य के साथ शनि का बैठना। यहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो पापी भाव के अधिपति होते हैं, शनि जो होते हैं वो चतुर्थ स्थान के और पंचम भाव के अधिपति होकर के आपको लालची बना देते हैं, या कई बार व्यक्ति संबंधों में लालच ला देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही त्रिक भाव में बैठे हैं, व्यापार साथ में करिए, मिल करके करिए, पर आप लोगों को ये बुद्ध के कारण भी होता है, कई बार उसमें बचपना आ जाता है। दोनों ही जो है वो कभी कभी बचपना कर बैठे या कई बार समझदारी कम दिखा दे, या कई बार उन लोगों को इतना ज्यादा व्यवसायिक बना देता है कि दोनों ही अपने अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं, या दोनों ही व्यवसाय को लेकर के एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है। पर इसका सीधा सा उत्तर एक बात यही कहूंगा कि दशम भाव ठीक नहीं बना है। आप अगर इस कुंडली को यहां पे रोक करके मैं द्वादशांशा अगर दिखाना चाहूं तो द्वादशांशा में जो गुरु हैं, जो दशम भाव के अधिपति हैं, या लग्नेश जो बैठे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। इस वजह से वो बात थोड़ी कमजोर हो रही है। यही कारण है। वहां का अधिपति राहु केतु के संपर्क में आ रहा है, इस कारण से। वस्तुतः संबंध मीठे हैं, कमजोर नहीं है,
पिता जो है वो हमेशा आपको भाग्यशाली मानता है और पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए आपको कोई प्रयास करने की अलग से आवश्यकता भी मैं नहीं समझता, क्योंकि पिता सर्वत्र आपके साथ है और उसका आशीर्वाद भी आपके पास है। केतु है वहां बैठा हुआ, पिता अनुभवी है, उसके अनुभवों का लाभ लीजिए। इस सवाल का उत्तर इतना सा है। अब इसमें मैं क्या ज्योतिषी अपनी भिड़ाऊं, बस इतनी सी बात कहूंगा। अगला सवाल, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन्होंने पूछा है सूर्य और बजरंगबली की पूजा। आपका काम अगर रुक रहा है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए और एकादशी का व्रत, रविवार को नमक मत खाया करिए। अगला सवाल, जिससे मैं सामान परचेज करता हूं, मुझको बातचीत में बहुत विश्वास करता है, लेकिन जब सामान देने के वक्त आता है दूसरों को ज्यादा देता है, मुझे ना के बराबर देता है। ये आपके जन्म कुंडली में आपके प्रभावों के कमजोर होने के कारण, क्योंकि आपका वर्चस्व कम है। क्योंकि अगर मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लूं तो इतनी बात जरूर कहता हूं कि ऐसी स्थिति सूर्य के, क्योंकि आपकी कुंडली का जो सूर्य है वो आपको पराक्रमी तो बना रहा है, पर गौर करिए उसके साथ बुध और चंद्रमा, गुरु, शनि सब बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव कमजोर हो रहा है। दशम स्थान में राहु केतु का प्रभाव, यहाँ के अधिपति पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव, और उसके बाद जन्म कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मारक भी होते हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। आप कई बार अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये बुध और चंद्रमा के कारण होता है। और आप जब दशमांश कुंडली को देखते हैं तो दशमांश कुंडली में देखिए लग्न में राहु जो व्यक्ति को कंफ्यूज कर रहा है, और दरअसल यहाँ पे बुध और शनि, यहाँ पे शनि जो है वो दशम और एकादशवें भाव के अधिपति, मंगल का प्रभाव कमजोर, और सूर्य जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के व्यक्ति को कई बार एग्रेसिव नेचर का बना दे रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति गंभीर कई बार नहीं हो पाता, या कई बार उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं जिसको वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ये वैज्ञानिक कारण है जो सूर्य के कारण बन रहा है। आपके प्रभावों में कमजोरी है, आपके दिव्य प्रकाश को, आपका जो आभा मंडल है उसको शनि की 7.5 ढैया काले प्रभाव, इन सब चीजों का जो प्रभाव है वो प्रभावित कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस पे शनि का प्रभाव है। एक बात जो अद्भुत तरीके से समझ लेना है, अगर सूर्य केंद्र में बैठेंगे तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर सूर्य पे गुरु की दृष्टि है तो निसंदेह व्यक्ति नैतिक है। हो सकता है कि आप जिससे व्यापार कर रहे हो वो आपसे भी बहुत ज्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हो सकता है, इस वजह से भी वो आप में लाभ नहीं देखता है। ऐसी भी स्थिति है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में जरा गौर करिए तो शनि जो है वो उच्च के है, और नवांश कुंडली में वो व्यापार भाव में ही उच्च के हुए हैं। आपकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप सस्टेन करते हैं, एक ही चीज पे आप निर्भर होकर के बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके काम करते हैं, पर वो दूसरों के ऊपर हावी होने का जो प्रभाव है, अपना जो प्रभाव बढ़ाना है, उसके लिए सूर्य की आराधना और बजरंगबली की पूजा, अपने प्रभावों को और अपनी वाणी के तेज को बढ़ाने के लिए गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी होगी। मैं ये बात बार बार कहता हूं। मेरा ग्रह सब नवम भाव को देख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? एक ही भाव पे अगर कई सारे ग्रहों का प्रभाव हो तो वो भाव कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से ही तो मैं कब से बोल रहा हूं, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव ये भाव झेल नहीं पा रहा, और इस भाव के अधिपति देख रहे हैं तब तो चलो ठीक है, नहीं देखते तो और भी बुरी हालत हो जाती इस भाव की। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, हालांकि पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है। पंचम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति दोनों एक साथ बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं। सूर्य जैसा ग्रह जो कि नवम भाव पे अच्छा परिणाम करता है, इस भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। आप अपने पराक्रम के बल पे अपना संपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग बना है, और आपके पास आपके पूर्वजों का और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जो मैं 100% पूरी गारंटी से ये बात कह सकता हूं, इसमें संदेह ना करिएगा। बस आप अपने लालच को छोड़िए, अपने कंजूसपन होने की स्थिति को छोड़िए, अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करिए। जो निर्णय ले लिया चाहे वो गलत ही था, उसको सिद्ध और सही करने का प्रयास करिए। बस इतनी सी बात है, उसको बदलने का प्रयास नहीं, ये बदलना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब उसको ठीक कैसे करना है, उसको ठीक करना है। मैं भी इसी सिद्धांत पे काम करता हूं, जो ले लिया सो ले लिया, अब उसको ठीक करो। ठीक करने का मतलब ये नहीं कि उसमें बदलाव करके किसी भी तरीके से आप उसको बदल दो, हट जाओ, उस चीज से पीछे हट जाओ, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अगर आपको डेट मिली है कि मुझे 27 को जाना है, तो चाहे किसी भी स्थिति में आपको 27 को जाना है, ये बात होनी चाहिए। क्या मैं कुल दीपक बन सकता हूं? क्या मैं अपने कुल में
खरा उतर पाऊंगा। ये राहु केतु का प्रभाव है और यहाँ पे मंगल की नीच राशि बनी है, इस भाव से वो त्रिकोण में बैठे हैं और जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव लग्नेश की दृष्टि है, यहाँ के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं। पहले अपने आप को रोशनी से युक्त करिए, सूर्य को मजबूत करिए, जो चीजें बता रहा हूं वो करिए, स्वतः ही चीजें खिलखिला जाएंगी और स्वतः ही आपके पास आपका ऑरा बढ़ जाएगा। कुल दीपक लोग पैदा होते हैं, योग बनता है और योग जो बनते हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो संपूर्ण फलीभूत ही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे मंगल और गुरु बैठे हैं, इससे बढ़िया योग तो और कुछ हो नहीं सकता। आपकी कुंडली में गुरु ने सूर्य को देखा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, पर गौर करना ये बहुत अच्छा नहीं होगा यहाँ गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना। ये गज केसरी जैसा या फिर कुल दीपक जैसा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में है। और गौर करिए तो मंगल जो कि दशम स्थान के अधिपति को देख रहे हैं तो जरूर एक तरीके का योग बनेगा, परंतु वो थोड़ा कम, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु ही थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। ये एक समस्या है। जब भी कोई ग्रह का जाप करूंगा, क्या सूर्य और शनि एक साथ में जप कर सकते हैं? देखिए एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली के आधार पर जो तुला लग्न की है, इस कुंडली के लिए लाभेश के मंत्रों का जप करना और पंचमेश के मंत्रों का जप करना बिल्कुल ठीक रहेगा। पर मैं समझता हूं कि 25 प्रकार के मंत्रों के जपने का कोई खासा परिणाम नहीं मिलता है। और भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के मतों के आधार पर मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, 10 पुस्तक पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है एक पुस्तक को अच्छे से पढ़ दिया जाए। किसी एक मंत्र को लीजिए, अपने जीवन में गुरु को स्थापित करिए, अपने जीवन में गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लीजिए, किसी को गुरु बनाइए और उसके मंत्रों का जप करिए। और उसके अलावा अगर हो सके तो आप एक किसी ग्रह को, चाहे लाभेश का हो चाहे किसी एक ग्रह को उठा लीजिए। आपकी कुंडली के लिए शनि को उठा लीजिए या शुक्र का उठा लीजिए, या गुरु मंत्र ही भी अगर आप जपते हैं तो भी आप निश्चित रूप से आध्यात्मिक और पारिस्थितिक रूप से मजबूत ही बनते जाएंगे, उसमें कोई कमजोरी नहीं होगी। तो सबसे पहले ये काम करना होगा। बाप, इतने सारे सवाल। कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर योगिनी के सब्जेक्ट में क्यों बातचीत नहीं करता श्रीमान? मैं करूंगा, परेशान मत होइए। और करे होंगे लोग, ऐसा नहीं है, आपने देखे नहीं होंगे। 7.5 मेरे लिए शुभ है, आधी या कैसी है? देखिए एक बात बता देता हूं, इस कुंडली के लिए जो 7.5 होगी वो बहुत अच्छी या बहुत बुरी के मामले में अच्छी होगी, क्योंकि स्थिति अच्छी है। वस्तुतः सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व को और भी ऊंचा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अभी ढैया के प्रभाव में है। मैं समझता हूं कि इस चंद्रमा के ऊपर सूर्य का अगर प्रभाव होगा तो निसंदेह अगर लाभ भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति को देखेंगे तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली और महाभाग्यशाली बना ही देंगे। इस कुंडली के लिए गुरु की दशा, इस कुंडली के लिए चंद्रमा की दशा, इस कुंडली के लिए बुध की दशा थोड़ी थोड़ी सामान्य जा सकती है। इस कुंडली के लिए सूर्य की दशा, इस कुंडली के लिए शुक्र की दशा, इस कुंडली के लिए शनि की दशा अच्छी जा सकती है। इस कुंडली में मंगल भी बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को खुद का व्यवसाय करने वाला जरूर बना देते हैं। पर ये साथ ही साथ एक्सीडेंट वगैरह देने के भी योग में लेके जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को एडवेंचर करने से और विष वाले जानवरों से, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के कभी भी गैर जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं करनी चाहिए। उसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट और सुदृढ़ होइए। ये आपकी कुंडली में मंगल को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। क्या मंगल के कौन देख रहा है 5वीं दृष्टि से? आपकी कुंडली में गुरु ही देखेंगे। ये आपके उस प्रभाव का नहीं है, ये कुंडली में गुरु यहां बैठ रहे हैं और गुरु जो है वो 10 डिग्री के हैं, ये बदलेंगे भी नहीं, ये यहीं बैठे हैं। नक्षत्रों के आधार पर सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बहुत बढ़िया बैठे हैं, क्योंकि उसका अधिपति शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो दिग्बली है और लग्नेश भी होता है। चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु में गुरु के साथ, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को धार्मिक और प्रबुद्ध बनाता है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में ज्येष्ठा में व्यक्ति को अतिरेक, अत्यधिक और कई बार चिंतित करने वाला और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बना रहा है। साथ ही साथ व्यक्ति के प्रभावों को कई बार अटपटांग हरकतें करने वाला, कई बार बैलेंस न कर पाने वाला या कुछ भी विचार न करना, कुछ भी बोल देने वाला बना रहा है और उग्र स्वभाव का चिंतन करने वाला बना दे रहा है। व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं होता, उसकी मेरुदंड सिद्धि नहीं रहती। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, वक्री हैं, इस वजह से उनका थोड़ा प्रभाव धन भाव में भी जा रहा है। व्यक्ति के पास लेखन क्षमता, व्यक्ति की बुद्धि कमजोर नहीं है, बशर्ते वो जन्म कुंडली में अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, उसके जीवन में मंत्रों का अभाव है।
मंत्रों के अभाव के कारण व्यक्ति का प्रभाव और उसका प्रभाव जो है वो कमजोर हो रहा है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो अस्त हैं, इस कारण से भी जन्म कुंडली में व्यय का कोई रास्ता नहीं दिखता और कई बार अतिरेक होता है। साथ ही साथ वो भाग्य भाव के अधिपति भाग्य के प्रभावों को अस्त होने के कारण कई बार कमजोरी मिल रही है। डिग्री के आधार पर भी चर्चा करूंगा, अभी बाकी है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, वो आर्द्रा के बैठे हैं, जिसका अधिपति राहु श्रवण नक्षत्र में, जिसके अधिपति चंद्रमा स्वयं गुरु के साथ चंद्रमा के ही गुरु के ही नक्षत्र में बैठे थे। इस आधार पर कि अगर गुरु राहु के नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ज्यादा धर्मांध या बहुत ज्यादा कई बार ऐसा बना दे कि व्यक्ति दिखा दिखा करके दान करे या दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देता है। ऐसे धार्मिक है, ऐसा नहीं कि वो धार्मिक नहीं है, पर जब वो किसी को देगा तो सबको बताएगा, या जब कोई किसी को कुछ दे दे, किसी को सहायता कर दे, तो उसको संपूर्ण समाज में वो ये सोचता है कि ये बात सब कोई जान जाए ताकि मेरी ख्याति फैले। इस चीज को आप करते हैं, इस वजह से ही कई बार आपका प्रभाव कमजोर हो जाता है। अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाने की, बहुत ज्यादा कम बोलने की, बातचीत में उग्रता व्यग्रता और व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। कुंडली में कमजोरी है, थोड़ी सी तो है, क्योंकि चंद्रमा पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, गुरु जो है वो थोड़े से अनस्टेब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे भी गुरु का प्रभाव जो है वो नीचस्थी हो रहा है, जिसका नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ भी गुरु जो है वो परिवर्तन में है, पर बहुत अच्छे तो होते नहीं है। इस कारण से ये इतनी सारी चीजें। गुरु के बाद शुक्र जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में सूर्य और शुक्र का परिवर्तन होना ये बहुत अच्छी बात है, जो व्यक्ति के जीवन को लाभ से और धन से, प्रभाव से और व्यक्ति के ज्ञान से भरने वाली स्थिति को बना रहे हैं। आपकी कुंडली में डिग्री वाइज सूर्य कमजोर हो रहे हैं, उसके बाद बाकी के जितने ग्रह हैं वो कम से कम 25% का परिणाम कर रहे हैं। वृद्ध जो ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे बुध, जैसे शुक्र, जैसे शनि, ये वृद्ध वाले जितने भी ग्रह होते हैं, व्यक्ति को अनुभव की कमी या फिर अपने अनुभवों का सही तरीके से समायोजन न करने वाला बना रहे हैं। तार्किक रूप से अगर देखें तो ग्रंथ ये कहता है कि वृद्ध ग्रह जो होते हैं वो अपनी दशा काल में संपूर्ण परिणाम नहीं करते, या कमजोरी से, या कई बार वो निगेटिव जाते हैं। इस कारण से भी कई बार आपकी कुंडली को कमजोरी मिल रही है। मेरे हिसाब से इस कुंडली में देवी कवच का पाठ, रविवार को नमक, आदित्य हृदय तो नहीं कहूंगा, पर हाँ ये भी कर सकते हैं रविवार को, एकादशी का व्रत, और साथ ही साथ व्यक्ति को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर लेना चाहिए। लाल चंदन की माला या लाल भस्म या सफेद भस्म अगर हो सके तो जरूर ही लगा लेना चाहिए। दुर्गा जी के मंदिर का स्तवन और उनका नित्य प्रतिदिन उनका ध्यान और उनका दर्शन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? किसी भी तरीके से इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में शुक्र यहां बैठे हैं, राहु शुक्र का संग और शुक्र राहु का संग खोजते हैं। शुक्र और सूर्य का नक्षत्र का परिवर्तन करना यह सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, जो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण प्राप्त करने की स्थिति, लाभ भाव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी बनी है। पर लाभेश के साथ शनि और बुध के जाने के कारण व्यक्ति को लालची नेचर मिल रहा है, इस वजह से व्यक्ति का कभी मन भरता नहीं है। ये तुला के हैं, इस वजह से व्यापारिक दृष्टिकोण हमेशा ही जीवन में बना रहता है। इस वजह से भी व्यक्ति हमेशा अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जिससे लाभ होगा उसको अपने पास बिठा करके रखेगा और तुरंत ही उससे मित्रता करके उसका लाभ चूस लेता है। जैसे ही उसका लाभ खत्म हो जाता है उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। ये भाव नहीं रखना होगा। आप इमोशनल ज्यादा हैं, इस वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा अतिरेक किसी से मित्रता कर लेते हैं और कभी कभी अतिरेक उससे शत्रुता भी कर लेते हैं। जिससे बनती है उससे बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे बिगड़ती है उससे दोबारा कभी बनती ही नहीं है। ये बात दिख रही है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा खुद के प्रभाव में है, इस वजह से मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को खुद का काम ही करना चाहिए, कभी भी बदलने की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और आपकी कुंडली में पेपर का काम भी है। अगर मैं आगे कहूं तो आपकी कुंडली में जो दशा आने वाली है बुध की, इस दशा काल में लाभेश भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ राजयोग कारक उस बुध के ऊपर शनि और सूर्य का प्रभाव है, जो योग कारक ग्रह के साथ स्थिति बना करके बैठे हैं। और वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में वृद्ध होने की स्थिति में जा रहे हैं। मेहनत अभी बाकी है, करने की आवश्यकता है। वस्तुतः मैं एक बात और भी कहूंगा कि नवांश कुंडली में बुध जो है वो उच्च के और अपने परम मित्र के साथ बैठ करके यहाँ आपके व्यापार को वृद्धि दे रहे हैं। दशमांश कुंडली में भी वो आपको शांति देंगे, जहां आपका मन बिल्कुल ही संतुलन के साथ आगे बढ़ता रहेगा। बुध की दशा में गणेश जी की पूजा, हमेशा ही गणेश चतुर्थी का व्रत उठा लीजिए और ये तुरंत आपको लाभ देना शुरू कर देगा। मैं समझता हूं इससे बढ़िया उपाय
आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी रत्न वगैरह धारण करने के बारे में मैं अभी विचार मत करिए। अगर हो सके तो एक पन्ना भी पहन सकते हैं, वैसे आप नीलम भी धारण कर सकते हैं या नीली पहले पहन करके चेक कर लीजिएगा, ये स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? तो सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे आ जाओ। हाँ, सब कुछ छोड़ करके मेरे जो उपदेश हैं, मेरी जो बातें हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, उस पे काम करने लग जाओ। मैं तुम्हें स्वतः और यूं ही मिल जाऊंगा। दरअसल वो तो बिलबिलाता है। परमात्मा की स्थिति जो है वो इस कुंडली में ये जो हमारा जीवन है, आप जरा समझ के देखें तो वो आपको पाने के लिए वो तो आतुर है, आप ही नहीं जाते। और कई बार हम ये करते हैं कि उलझे हुए से हो जाते हैं। प्रायः जो चीजें जैसे चमक दिखती हैं, उस चमक को देख करके हम उसके पीछे वो रोशनी का सोर्स कहाँ है, वो रोशनी जहां से आ रही है, वो विद्युत जहां से निकल रहा है, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं और सामने जल रहे बिजली के बल्ब को ही वास्तव में मान लेते हैं कि यही असली है। पर वस्तुतः वो जहां से उसका उत्पादन हो रहा है, हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। अंतर बस इतना है। और ये देखने की शक्ति किसमें है कि ये वास्तव में विद्युत का उत्पादन कहां से हो रहा है, ये देखने की शक्ति हमें हमारे धर्म ग्रंथों के पढ़ने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है ऐसा वेदों में कहा है, ऐसा पुराणों में कहा, ये बिल्कुल ही थोथी बात नहीं है। ऐसा है, दुनिया का प्रत्येक सवाल आपके पुराणों में वर्णित है और कोई भी सिद्धांत पुराणों से परे नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुजन अधिकारी जी, आपके मैंने सभी सवाल पढ़ लिए हैं, जरा ध्यान से। बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बता दूं, आज के कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैंने मीनाक्षी पाल जी के सवाल का उत्तर दिया है। तो मीनाक्षी जी, कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा। आपने सवाल पूछा है विवाह के बारे में। मैं बता दूं, आपकी कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1991 11:13 मेरठ की हैं आप। मीन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति और राशि जो बनती है वो सिंह की है, यानी कि सिंह राशि पे अभी 7.5 और ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ 12 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और यहाँ 5 नंबर। और सूर्य जो राशि के अधिपति होते हैं वो उससे त्रिकोण में है। सूर्य और बुध का प्रभाव बढ़िया है। और अगर मैं एक बात और भी देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं जो राहु और केतु के प्रभाव में है। पर एक बात और भी है कि उसका अधिपति गुरु का जो चंद्रमा है वो निकट ही बैठा है। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में मेहनत करवाने वाला बन रहा है। विवाह आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं कि मंगल की दशा चल रही है। इस दशा काल में विवाह होने की स्थिति बनती है, भाग्येश विवाह कराते हैं। उसमें शुक्र का अंतर है जो कि आपकी कुंडली के अष्टमेश बनते हैं और साथ ही साथ त्रिक भाव के अधिपति यानी कि द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं। 22 के छठे महीने से आपकी कुंडली में सूर्य आ जाएंगे जो कि जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं यानी कि गुरु की राशि में। पर वस्तुतः मैं एक बात और कहूं तो चंद्रमा आएंगे 2022 के 10वें महीने से। मंगल में चंद्रमा, ये आपके जीवन में विवाह को ठीक कराने वाले बन रहे हैं 2022 के 10वें महीने से। सवाल का उत्तर मिल गया। दूसरी बात बता दूं, दाम्पत्य रहेगा कैसा? तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में चतुर्थ भाव में नीच के हुए हैं, मतलब 7 नंबर में। वहीं पे चंद्रमा भी साथ में बैठे हैं और उस पे गुरु का प्रभाव नहीं है। पर एक बात तो जरूर देख रहा हूं कि दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल अष्टम में जा रहे हैं और सप्तम स्थान के अधिपति सप्तम भाव में ही बैठे हैं। नवांश कुंडली में सप्तम भाव में 10 नंबर की राशि लिखी है। मैं एक बात कहूंगा, आपको अपने जन्म स्थान से वायव्य कोण की तरफ यानी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। मकर राशि और सिंह राशि का जातक अगर मिल जाए या कन्या राशि का जातक मिल जाए तो विवाह कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में गोचर के आधार पर भी जो सिंह राशि बनी है उसके आधार पर अभी गुरु का जो प्रभाव बन रहा है वो ठीक ठाक बन रहा है, पर आने वाले वक्त में थोड़ी सी कमजोरी ना बन जाए, इस वजह से अभी मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी सिंह राशि पे कभी भी गलत प्रभाव नहीं है। आप सिंह राशि के हैं, अपने प्रभावों को थोड़ा सा और भी अपने आंच को कम करिए और अपने मन को कभी भी बीमार मत होने दीजिए। आप साहसी हैं, ये बात आपके पास बनी रहेगी। सूर्य और बुध आपके दशम भाव को मजबूत कर रहे हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और कॉमर्स का क्षेत्र आपके लिए अच्छा हो सकता है। शिक्षकीय गुण आप में हैं आप अच्छे, गुरु से प्रभावित हैं, लग्नेश उच्च के हैं जिसपे शनि, राहु और शुक्र का प्रभाव है, आपको अनुभवी भी बना रहा है।
आपकी कुंडली में भाग्य का बल बहुत बढ़िया है, पर आपको मेहनत करके ही कोई चीज प्राप्त होती है, ये भी मैं देख रहा हूं। ये बात इतनी सी है।